हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज। और आपके जो भी नंबर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सेकेंड है श्रीगुप्त, थर्ड है समुद्रगुप्त, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है पुष्यमित्र, सी ऑप्शन है कनिष्क, डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ए ऑप्शन समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन कुमारगुप्त, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर जो है देवगुप्त, जो एक अन्य नाम था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीगुप्त, सेकेंड है समुद्रगुप्त, थर्ड है चंद्रगुप्त प्रथम, फोर्थ है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी, सर्वप्रथम। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन है श्रीगुप्त। तो परम भागवत की जो उपाधि धारण किए थे वो है हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसा प्रथम शासक गुप्त काल का ऐसा प्रथम शासक समुद्रगुप्त है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो जो इलाहाबाद का स्तंभ है, जिसमें अशोक का जो स्तंभ है, इसमें समुद्रगुप्त का जिक्र मिलता है, समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना मिलती है, जिसका लेखन जो किया था जो समुद्रगुप्त के टाइम के कवि हैं हरिसेन, उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति, जो इलाहाबाद प्रशस्ति की मतलब लिखा जो था इलाहाबाद प्रशस्ति को, वो समुद्रगुप्त के जो राज कवि थे हरिसेन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की किसके दरबारी कवि थे? देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया, नीचे क्वेश्चन भी आ गया। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सेकेंड ऑप्शन है समुद्रगुप्त, थर्ड है स्कंदगुप्त, फोर्थ है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमने ऊपर आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? फर्स्ट है जैन, सेकेंड है बुद्ध, थर्ड है शिव, फोर्थ है विष्णु। जो समुद्रगुप्त है वो विष्णु के उपासक थे, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्सिमम जो गुप्तकालीन शासक हैं वो विष्णु के ही उपासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, सेकेंड है समुद्रगुप्त, थर्ड है स्कंदगुप्त, फोर्थ है कुमारगुप्त। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ कर्ता की उपाधि धारण की थी, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ए ऑप्शन जहांगीर, बी ऑप्शन शाहजहां, सी ऑप्शन औरंगजेब, डी ऑप्शन दारा शिकोह। तो जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उस पे जो अभिलेख लेख मिलता है वो जहांगीर का लेख मिलता है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद लेख है उस पे किस किस शासक का लेख मिलता है, तो पहले हमारा अशोक आएगा। अशोक अशोक के लेख पहले मिलते हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त के लेख मिलते हैं और उसके बाद मिलता है जहांगीर का लेख मिलता है। तो क्रोनोलॉजी में पूछे तो अशोक पहले आएगा, फिर समुद्रगुप्त आएगा, फिर जहांगीर आएगा। इन तीनों के लेख जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, सेकेंड उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, थर्ड है वो प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। ए ऑप्शन है 1 2 3 सही है, बी ऑप्शन 1 2 सही है, सी ऑप्शन 2 3 सही है, डी ऑप्शन 1 3 सही है। तो हमने ऊपर देखा कि जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था, प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता था।
हम देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता जो महाकाव्य की रचना की थी वो हरिसेन ने नहीं बल्कि विशाख दत्त ने की थी। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा 1 और 3 ऑप्शन सही है। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ए ऑप्शन श्रीगुप्त, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन स्कंदगुप्त। तो जो हमारा सही आंसर है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी या शासक बना था। ये दोनों जो है वो समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सेकेंड जो है चंद्रगुप्त सेकेंड है, थर्ड ऑप्शन जो है समुद्रगुप्त है, फोर्थ ऑप्शन कुमारगुप्त। तो चीनी यात्री जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के जारी किए थे? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, सेकेंड है चंद्रगुप्त सेकेंड, थर्ड है स्कंदगुप्त, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उसने शकों को पराजित किया था और पराजित किया और अपने विजय के उपलक्ष्य में उसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। इस तरीके से हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन कुमारगुप्त। तो हमने ऊपर पढ़ा कि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे और वो प्रथम गुप्तकालीन प्रथम शासक है जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बी ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त के शासनकाल में और डी ऑप्शन है बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो हुणों ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, डी ऑप्शन है भानुगुप्त। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो होगा सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित किया था। और हुणों का स्कंदगुप्त के साथ जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन जो है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, जिसमें इसका वर्णन किया गया है कि स्कंदगुप्त ने हुणों से युद्ध किया और हुणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ए ऑप्शन है दसपुर अभिलेख, बी ऑप्शन है सोहगौरा अभिलेख, सी ऑप्शन सुपिया अभिलेख, डी ऑप्शन एरण अभिलेख। तो विज्ञापन के तौर पे जाना जाने वाला अभिलेख जो है वो दसपुर अभिलेख है। ए ऑप्शन सही होगा। इसे मंदसौर अभिलेख भी कहा, मंदसौर प्रशस्ति या मंदसौर अभिलेख भी कहा जाता है, जो कि कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है। और ये जो इसमें दसपुर अभिलेख जो मंदसौर अभिलेख है इसमें जो होता है रेशमी बुनकर, जो रेशम के बुनकर होते हैं उनका उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, दसपुर अभिलेख या मंदसौर अभिलेख बोला जाता है, जो कि कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है। कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख और इसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है। वहीं भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख है, जिसमें कि हमें हुण और स्कंदगुप्त के आक्रमण का, हुण और स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है और स्कंदगुप्त के विजय का वर्णन मिलता है। ये दोनों अभिलेख याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है शासक का नाम दिया, सूची सेकंड में रानियों का नाम दिया गया है। सूची फर्स्ट में है चंद्रगुप्त, सेकेंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम। रानियों में है दत्ता देवी, कुबेर नागा, कुमार देवी और अनंत देवी। चलिए तो हम इसको सुमिलित करते हैं, मिलाते हैं। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम की रानी थी वो कुबेर कुमार देवी थी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। जो समुद्रगुप्त की रानी थी वो दत्ता देवी थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी वो
नाग राजकुमारी कुबेर नागा थी और कुमार गुप्त की जो रानी थी वो अनंत देवी थी। मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है कुमार गुप्त, सेकेंड है समुद्रगुप्त, थर्ड है चंद्रगुप्त सेकेंड और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो कुमार गुप्त ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ए ऑप्शन है भुक्ति विषय विधि ग्राम, बी ऑप्शन है विषय भुक्ति विधि ग्राम, सी ऑप्शन है विधि भुक्ति विषय ग्राम, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा सही ऑप्शन होगा, पहले भुक्ति आएगा, विषय, विषय मीन्स जिला, जिला को विषय कहा जाता था, फिर विधि, फिर ग्राम। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भुक्ति विषय विधि ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ए ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, बी ऑप्शन है भड़ोच, सी ऑप्शन है कल्याण, डी ऑप्शन है काम्बे। तो जो व्यापार संचालित होता था वो ताम्रलिप्ति से होता था। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक थे? ए ऑप्शन है महावीराचार्य, बी ऑप्शन है भास्कराचार्य, सी ऑप्शन है हेमचंद्राचार्य और डी ऑप्शन है कालकाचार्य। तो जो लीलावती के लेखक हैं वो है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की जो पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती उसका एक भाग है, याद रखिएगा, सिद्धांत शिरोमणि, जो कि एक गणित की पुस्तक है। ये भी याद रखने योग्य बात है कि जो भास्कराचार्य की जो पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, वो गणित की पुस्तक है और उसका एक पार्ट है लीलावती। लीलावती जो है उसका एक पार्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है भास्कर, सी ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, डी ऑप्शन है वराह मिहिर। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो आर्यभट्ट है। इन्होंने इस सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है उसके कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ए कौड़ी, बी दिनार, सी निष्क, डी है जो पर्ण है। तो जो स्वर्ण मुद्रा, गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा उसे दिनार कहा जाता था, वहीं जो रजत मुद्रा थी उसे रूपक कहा जाता था। रूपक, चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है एरण से, बी ऑप्शन जूनागढ़ से, सी ऑप्शन मंदसौर से, डी ऑप्शन सांची से। तो जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो मिलता है 510 ईस्वी में एक भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं हम मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं जो कि कुमारगुप्त प्रथम का है और इसमें जो हमें रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन श्रीगुप्त, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकेंड और डी ऑप्शन घटोत्कच। तो गुप्त संवत की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ए ऑप्शन भूमि माप, बी ऑप्शन विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, सी ऑप्शन नगर की भूमि का वर्गीकरण, डी ऑप्शन धार्मिक अनुष्ठान। तो जो कुल्यवाप और द्रोणवाप थे वो भूमि माप की एक इकाई थी। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक था? फर्स्ट ऑप्शन है कुमारगुप्त, सेकेंड है विष्णुगुप्त, थर्ड है स्कंदगुप्त और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतिम गुप्त शासक है वो विष्णुगुप्त है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की रचना है, मतलब आर्यभट्ट की रचनाएं कौन सी हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्यभट्टियम, सेकेंड ऑप्शन सूर्य सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन लीलावती और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत ये दोनों जो रचनाएं वो आर्यभट्ट की हैं, वहीं जो लीलावती है ये भास्कराचार्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदवी, सेकेंड है संस्कृत, थर्ड है प्राकृत, फोर्थ है पाली। तो गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला तथा त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन कुषाण काल में, सेकंड ऑप्शन गुप्त काल में, थर्ड ऑप्शन शक काल में, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो मंदिर बनाने की कला जो की शुरुआत जो हुई थी, विकास जो हुआ था, वो गुप्त काल में हुआ था। और त्रिमूर्ति की अवधारणा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की जो अवधारणा हमें मिलती है, वो गुप्त काल से मिलती है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में दंडपासी कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को, सेकेंड है वित्त विभाग के मुख्य अधिकारी को, थर्ड है सेना के मुख्य अधिकारी को, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दंडपासिक गुप्त काल में दंडपासिक जो कहा जाता था, पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को कहा जाता था। वहीं साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट कहा जाता था। चाट भाट कहा जाता था जो साधारण कर्मचारी थे, और मुख्य अधिकारी को दंडपासिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सील भूमि कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन कृषि योग्य भूमि को, सेकंड ऑप्शन ऐसी भूमि जो जोतने योग्य न हो, थर्ड ऑप्शन जंगली भूमि को, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सील भूमि जो कहा जाता था, वो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य न हो उसे सील भूमि कहा जाता था। वहीं कृषि योग्य भूमि जो कहा जाता था, वो क्षेत्र कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। और जंगली भूमि को जो कहा जाता था, वो अपृहत कहा जाता था। अपृहत। सील किसे कहा जाता था? सील जो कहा जाता है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य न हो। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। फर्स्ट ऑप्शन शकों ने, सेकंड है गुप्त शासकों ने, थर्ड है सातवाहनों ने, फोर्थ है चोलों ने। तो सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे, गुप्त शासकों ने जारी किए थे। चलिए, तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।